ये श्यान बोल भैया कुछ खिलाने कहा थे बच्चा। बहुत जल्दी आ गए हो सर। आओ बैठ लो, तीनों को खिला देगा बेचारा, उसका क्या है। हाँ ठीक है बस थोड़ा समय बस होने दो। हाँ। ये श्यान बल के बारे में पहले बता दिया हूँ। श्यान बल समझ में आ गया। तो जब द्रव क्या होता है, प्रवाहित होता है, परतों के रूप में प्रवाहित होता है, और जब परतों के रूप में प्रवाहित होता है तो उनके अपेक्षित परतों के बीच विरोधी बल लगता है, और यही विरोधी बल क्या कहलाता है, श्यान बल है ना। श्यान बल क्या है, द्रव की परतों के बीच है ना लगने वाले विरोधी बल। विरोधी बल समझ में आ गया, ये कहलाता है श्यान बल। क्लियर। अब विरोधी बल कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। ठीक है, जो विरोधी बल लगता है वो तो श्यान बल कहलाता है। जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी। क्लियर है। अब किसकी श्यानता अधिक होगी और किसकी श्यानता कम होगी, तो इसका बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, गाढ़ा और पतला। गाढ़ा और पतला का मतलब समझ में आता है, उसका घनत्व तो समझ में आता है। मतलब जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। समझ में आ गया। जिसका घनत्व कम होगा उसकी श्यानता कम होगी। समझ में आ गया। अर्थात श्यान बल का मान अधिक घनत्व वाले का अधिक होगा और कम घनत्व वाले का कम होगा। क्लियर है ना। जो लिखना रहता है लिख लिया करो ना, मैं देख रहा हूँ सब कुछ लिखाया नहीं जाता। वो उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गाढ़ा और पतला, गाढ़ा मतलब अपने आप समझ में आ जाए उसका घनत्व सघन है ना। पतला का मतलब समझ में आ जाता है उसका घनत्व कम मतलब विरल है ना। और ये किसके डिपेंड करता है, द्रव की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ द्रव की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो गाढ़ा ही होता है, और कुछ द्रव की प्रकृति ही ऐसी होती है जो क्या होता है, पतला होता है। जैसे शहद और पानी, एक बार बोलने से समझ में आ जाता है कि शहद गाढ़ा होता है और पानी पतला होता है। इसका मतलब क्या है, शहद की श्यानता अधिक होती है और पानी की श्यानता कम होती है। और क्या मतलब, दोनों को एक साथ घुमाकर यदि छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पहले कौन रुकेगा। दोनों को, शहद और पानी को एक साथ ऐसा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो पहले कौन रुकेगा, शहद। तो उनके अपेक्षित परतों के बीच विरोध ज्यादा होगा, श्यान बल अधिक लगेगा, अर्थात उसकी श्यानता अधिक होती है। समझ में आ गया। तो ये श्यान बल का सूत्र, सब श्यान बल है लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग। एक सूत्र आता है F बराबर थीटा ए डेल V बटा डैश x। ये श्यान बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, श्यान बल ना। अब इसी से हम निकाल सकते हैं श्यान बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। थीटा क्या है, श्यानता गुणांक। थीटा क्या है, श्यानता गुणांक के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया। ए क्या है, नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और डेल V बाई डेल x क्या कहलाता है, ये वेग प्रवणता कहलाता है। इकाई दूरी पर वेग पतन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। समझ में आ गया। इकाई दूरी कैसे होता है, पर्त के रूप में। मतलब क्या होता है, जो पर्त सबसे ऊपर रहता है ना उसका वेग सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊपर से पर्त नीचे की ओर, सतह की ओर आने लगता है, वेग के मान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ये इकाई दूरी पर वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। और साथ में क्या लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है। साथ में क्या लगा दिया जाता है, माइनस। समझ में आ गया। इसके पहले और श्यान बल बराबर क्या होता है और बता चुका हूं, जो क्या कहलाता है, स्टोक का नियम। समझ में आ गया। 6 पाई n a v, वहां पर भी कुछ नया नहीं लिखा गया। समझ में आ गया। वहां पर भी n आया मतलब बीटा ही आया, a आया वहां पर भी क्षेत्रफल आया। समझ में आ गया। v आया मतलब वेग ही आया, कुछ नया कॉन्सेप्ट में नहीं है।
सारे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है ना, और वहां पर भी वो क्षेत्रफल है ना, तो ये है ना, हो गया। हाँ वस्तु का हो गया, वस्तु में समझ में आ गया कौन किस पे, ये हम पढ़ रहे हैं द्रव ना, अब द्रव को क्या समझ रहे हैं भी याद रखना ना, वस्तु समझ रहा है, समझ में आ गया ना। हम किसका प्रवाह पढ़ रहे हैं, हम द्रवों का प्रवाह, और ये जो बल लग रहे हैं द्रवों के कहा अपेक्षित परतों के बीच लग रहा है ना। चल क्लियर होते जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, हो गया, ये पढ़ रहे थे ना। उसके बाद स्टोक्स का नियम सबको पता है, क्रांतिक वेग सबको पता है, ठीक। अब इसी क्रांतिक वेग की गणना करने के लिए हम और क्या करते हैं पता है ना, बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग होता है ना, जो क्या कहलाता है वेंचुरी मीटर या वेंचुरी मापी कहलाता है। और इस वेंचुरी मापी की सहायता से द्रव प्रवाह का वेग ज्ञात किया जाता है या द्रव प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है। और इसका सूत्र होता है P बराबर 2/9 A का वर्ग P माइनस सिग्मा इंटू जी बटा क्या होता है ईटा, बटा क्या होता है ईटा ना। अब यहाँ पे ये ए क्या है समझ में आएगा, ये क्या है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या है, ये समझ में आ गया, ये क्या है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या है। तो ये ए में समझते जाना कहाँ पर का कौन सा वेग, ए क्या है समझ में आ गया, ये वेग है, कौन सा वेग कहलाता है, यहाँ पे सीमांत वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है, ये सीमांत वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। और कौन सा वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग। V बराबर 2πn² ईटा P माइनस सिग्मा इंटू जी। हो गया क्लियर ना। अब यहाँ से V इज प्रोपोर्शनल टू सीमांत, सीमा एक ही नहीं है, कंडीशन है, समझ में आ गया। सीमांत वेग क्या होता है, वेग नियत हो जाता है, मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पे क्रांतिक वेग और सीमांत वेग यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, सीमांत वेग कंडीशन है, क्योंकि गोलाकार वस्तु को हम कैसे तरल में गिरा रहे हैं पता है, जो नीचे की ओर बह रही है, तो वहां पे ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, श्यान बल। प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन ऊपर की ओर लगने वाले श्यान बल उसके वेग के मान को कम करते जाता है, फिर वह नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगता है। उस नियत औसत वेग को सीमांत वेग कहते हैं, समझ में आ गए। तो ये बताया किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये है ना, ये क्रांतिक वेग हो गया ना। सिग्मा घनत्व है, P भी घनत्व है, एक द्रव का घनत्व है, एक क्या ठोस का घनत्व है, जिसे गोलाकार वस्तु, ये क्या है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या है, सिग्मा ठोस है ना, ठोस का घनत्व नहीं, सिग्मा नहीं P द्रव का घनत्व। किसका फॉर्मूला है, सीमांत वेग हो गया। अब देखो यहाँ पे और कॉन्सेप्ट पता चलेगा, P इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो V बड़ा होगा, दिख रहा है ना। अभी P बड़ा हो क्या होगा, P इज ग्रेटर देन सिग्मा तो V बड़ा होगा, पता चले सिग्मा इज ग्रेटर देन P तो V क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये मान P का मान सबके ऊपर डिपेंड करता है, समझ क्या है, A के ऊपर, ईटा के ऊपर, P के ऊपर, सिग्मा के ऊपर, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। एक सूत्र कहलाता है जो पाइजूले का सूत्र कहलाता है, समझ में आ गया। पाइजूले का सूत्र मतलब क्या है ना, वहां पे उसका वेग क्या होता है, लिखो लिखो पाइजूले सूत्र, हो गया। यहाँ पे होता है V बराबर पाई P, V बराबर पाई P R का पावर 4, हो गया 8NL, 8NL ना। अभी एक चित्र बना दिया तो पता चला एक नली, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है ना,
एक नली जिसकी लंबाई क्या है ए, त्रिज्या क्या है आर, दिखाई दे रहा है ना। में पी घनत्व वाला कोई द्रव, समझ में आ गया, कौन से प्रवाह से, धारा रेखी प्रवाह से बह रही है। पाइजोले का सूत्र किसके लिए लागू होता है, धारा रेखी प्रवाह के लिए। हो गया। तो प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन, तो प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन। समझ में आ गया, ठीक। क्या ज्ञात किया, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन के लिए सूत्र ज्ञात किया, कौन, पाइजूले ने, ठीक है। किसने ज्ञात किया, पाइजूले ने। हो गया ना। यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी नहीं है ना, याद रखना। ये क्या है, धारा किसी एल लंबाई की नली जिसकी त्रिज्या आर है, में बहने वाली कौन से प्रवाह से, धारा रेखी प्रवाह से बहने वाली द्रव का आयतन के लिए सूत्र है ना। बस यही सूत्र छूटा था, उसके बाद फिर देखेंगे और यदि कुछ आ रहा है ऐसा तब, ठीक है। लिखो, प्रश्न लिखो। झील की तली की गहराई से ज्यादा, यहाँ से पॉइंटेड ज्यादा इस पार्ट से नहीं आया है ना, लेकिन छोड़ नहीं रहे, कहीं आ न जाए, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए सबको ना। यहाँ अभी नहीं आया है ना, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब व्याख्याता नहीं बोल रहे हैं ना सर, कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ, इस पार्ट से ज्यादा नहीं आया है ना। आया कहाँ है, सीमांत पे एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, 2-3। मैं जो आता है वो नहीं पड़ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। देखो, झील की तली की गहराई से झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली पर दाब का 2/3 है। तली पर दाब का 2/3 है। हो गया। झील की गहराई होगी पहला 10 मीटर, दूसरा 20 मीटर, तीसरा 60 मीटर, चौथा 30 मीटर। हो गया। दूसरा, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। तब दाब पहला किनारों पर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, सभी दिशाओं में बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है।
से भरे पात्र की तली पर दाब, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता पहला पृथ्वी त्वरण पर, दूसरा द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, तीसरा तली के क्षेत्रफल पर, चौथा द्रव की प्रकृति पर। हो गया। आगे हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पाइप का व्यास D1 सेंटीमीटर एवं बड़े पाइप का व्यास D2 सेंटीमीटर है। यदि छोटे पिस्टन पर बल F1 लगाया जाए तो बड़े पिस्टन पर बल होगा पहला F2 बराबर D2 का वर्ग बटा D1 का वर्ग F1। कैसे लिखना है पता चल गया ना जी। दूसरा F2 बराबर D1 का वर्ग बटा D2 का वर्ग F1। हो गया। तीसरा D1 का वर्ग बटा F2 इक्वल टू F2 इक्वल टू तीसरा F2 बराबर क्या लिखे D1 का वर्ग बटा D2 का वर्ग इंटू 1/F1 F1 है ना। जी। और चौथा इसी का फिर उल्टा लिख दो हाँ D1 का वर्ग D2 का वर्ग इसी को लिखना है जो लिखा है दिख रहा है जी। F2 बराबर D2 का वर्ग बटा D1 का वर्ग इंटू 1/F1। ठीक है। आगे लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ने पर लकड़ी का आभासी भार पहला बढ़ेगा दूसरा घटेगा तीसरा समान रहेगा चौथा इनमें से कोई नहीं। हो गया। आगे किसी बर्फ के टुकड़े उठ के कांच की गेंद रखी है। हाँ, जब बर्फ के गुटके में कांच की गेंद रखी है, जब किसी जल से भरे पात्र में
जब किसी जल से भरे पात्र में जब यह बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर पहला बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा पहले बढ़ता है फिर घटता है। हो गया। ये लिखो, समान त्रिज्या की दो बूंदें वायु में गिर रही है। उनके क्रांतिक वेग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यदि बूंदें परस्पर जुड़ जाए तो क्रांतिक वेग होगा क्रांतिक वेग होगा, है ना। पहला 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, दूसरा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, हो गए। तीसरा 5 गुणित 4 का पावर 1/3, 4 का पावर ना, केवल 4 का पावर 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सब मीटर में और वही मीटर में नहीं है। अच्छा। चौथा 5 गुणित √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कड़ित्र का सिद्धांत आधारित है। कड़ित्र का सिद्धांत आधारित है पहला बर्नौली प्रमेय पर, दूसरा बायल नियम पर, तीसरा आर्किमिडीज नियम पर, चौथा न्यूटन नियम पर। इसमें क्वेश्चन नहीं है सर, क्या चीज? वाला न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल चल तो रहा है, लाभ जैसे जैसा पाठ है वैसा वैसा आ रहा है। और देखो, जल से आगे पूरा भरा आयताकार पात्र तली में उपस्थित छिद्र से जल बहने के कारण दस मिनट में खाली हो जाता है। 10 मिनट में खाली हो जाता है। यदि पात्र आधा भरा हो तो
इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? पहला 9 मिनट, दूसरा 7 मिनट, तीसरा 5 मिनट, चौथा 3 मिनट। ठीक है। दो बारिश की बूंदें नीचे की ओर गिर रही है। यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो तब उनके सीमांत वेगों का अनुपात होगा। सीमांत वेगों का अनुपात होगा। पहला 4:1, दूसरा 1:4, तीसरा 2:1, चौथा 1:2। हो गया। कितना टाइम लोगे? कैसे गिरो? 7:50 टाइम बता रहे हैं। आप 50 कर दो। 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। 10 मिनट है ना? कितना? 45। 7:45 तक। ठीक। A1 बराबर 1, A2 बराबर 2 है ना? अभी सीमांत वेग का सूत्र पर है v बराबर 2/9 a का वर्ग p माइनस सिग्मा इंटू g बटा ईटा, है ना? यहाँ से क्या बना लेंगे? v1 बटा v2 बराबर a1 का वर्ग बटा a2 का वर्ग। 2:1 बोले 2:1 करते हैं ना? 2:1 है तो 2:1 कर देते हैं ना? है ना? एक अनुपात हो गया। तो क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग बटा 2 का वर्ग, है ना? बराबर 1/4, 1:4 आएगा, है ना? और कौन सा बना? कड़ित्र का सिद्धांत आर्किमिडीज नियम। कड़ित्र स्फीयर समझ में आया? कड़ित्र मतलब बर्नौली का सिद्धांत है, बर्नौली का। और क्या क्या दिया है? लकड़ी का ये गुटका वाला किसी बर्फ के गुटके पर कांच की गेंद को रखी जाए तो बर्फ के गुटके पर कांच की गेंद को रखी जाए तो जब किसी जल से भरे पात्र में जब यह बर्फ पिघलती है तब जब कई तरह परिवर्तित रहता है। हाँ, सब पढ़े ना? हाँ, पढ़े ना? हाँ। 2-3 बार मतलब। तो उत्तर क्या लाए? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या लाए वाला? पढ़ा ही नहीं। ये कैसे करोगे? है ना? तो क्या होता है? जल का तल क्या होता है? घटता है। जल का तल क्या होता है? घटता है। समझ में आ गया? क्यों घटेगा? याद है ना? क्या याद है? बर्फ ठोस तो होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब पानी का ताप कम होने लगता है तो इनके अणु पास पास आने के बजाय दूर दूर जाने लगते हैं। ये कहलाता है पानी का विलक्षण प्रसार। सभी वस्तु द्रव से ठोस में बदलता है तो उनके अणु पास पास आते हैं, लेकिन जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उनके अणु पास पास आने के बजाय दूर दूर जाने लगते हैं।
समझ में आ गए? किसी बॉटल में यदि बर्फ जमाओगे ना और थोड़ा स्थान छोड़ देना ऐसा, तो बर्फ में जब जमेगा तो पूरा बॉटल क्या हो जाएगा? भर जाएगा। समझ में आ गया? मतलब जब बर्फ नहीं पिघला है तो स्थान ज्यादा घेर रहा था, तो आयतन ज्यादा था। अब बर्फ क्या हो गया? पिघल रहा है, तो आयतन के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो द्रव का तल क्या होगा? घटेगा ना। इतना लंबा बताना पड़ा देखो। हाँ? अपरिवर्तित है। जैसे किसी पानी में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो वो आयतन बर्फ जब पिघल जाता है तो भी पानी पिघलने के बाद में उसका तल क्या होता है? घट जाता है। तल क्या होता है? जल स्तर बोला है सर। हाँ, जल स्तर तो बता रहा हूँ, यही तो है, आयतन ही तो है वो। स्तर क्या होता है? घटता है। इसलिए तो इसको पूछता है पानी का विलक्षण प्रसार। पानी का कौन सा प्रसार है ये? विलक्षण प्रसार। हो गया ना? पढ़े ना ठीक से प्रश्न को? हाँ, और आगे और बोलो। जो बनाए टिक लगाए। द्रव के भरे पात्र में किसी तरी का नाम निर्भर नहीं करता है क्षेत्रफल पर। बोलना, मेरे को खोजना पड़ता है ना। क्षेत्रफल पर। क्या है प्रश्न? क्या है? द्रव से भरे पात्र की तली का दाब निर्भर नहीं करता है। हाँ, पहला पृथ्वी त्वरण पर, दूसरा द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, तीसरा द्रव की प्रकृति पर, तली के क्षेत्रफल। हाँ, चल बोल बालिका। सर रुकिए ना, अच्छा, रुक गया हूँ मैं तो खड़ा हूँ। पढ़ेंगे नहीं। इसलिए तो बोलता हूँ तुमको टाइम ज्यादा लग जाता है, 10 मिनट। तो 10 मिनट का उपयोग नहीं कर पाते। एक ही क्वेश्चन में लटके रहते हैं सर। और मैं लास्ट को देख रही थी, आप गए थे उतना टाइम से, है ना? तो आगे निकल जाना चाहिए ना। कौन सा लगाया बाबू? बोल। हाँ ऊंचाई पर बोल रहा सर है। द्रव के हाँ, अब कुछ नहीं करना है। देख क्या लिखा है? दाब। और दाब का सब दिख रहा है यार, P बराबर HPG। केवल सूत्र लिखना है, मैंने लूडो नहीं हिलाना है। क्या होगा क्या होगा ऐसा बोल के सिर को ऐसा पीटना नहीं है। केवल दाब का सूत्र लिखोगे, P बराबर HPG, है ना भाई? सूत्र दाब का। अब एक एक को काटते जाओ। ऊंचाई पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है, और P मतलब क्या है? घनत्व। और घनत्व मतलब क्या है? द्रव की प्रकृति है। कुछ द्रव गाढ़े होते हैं और कुछ द्रव पतले होते हैं, ये उनकी प्रकृति है। तो इस पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है। देखो सरल है, कठिन हो गया होगा। बताए ना, हम सोच नहीं पा रहे हैं। क्या सोचना चाहिए, है ना? कोई भी बताए ना, लगा कि गणित नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन भौतिक में सूत्र ही निर्धारित करेगा। समझ में आ गया? ऐसा लगेगा कि थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, वो सूत्र के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना? कोई या तो गणित देंगे तो यहाँ पे मान रखा जाएगा, गणित नहीं दिया गया है तो भी उसका आंसर सूत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ चल, और आगे। द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है तब दाब किनारों पर बढ़ता है। हाँ, तो क्या होता है तब? दाब किनारों पर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, सभी दिशाओं में बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है। तो ये क्या होता है? सभी दिशाओं में। क्या होता है? सभी दिशाओं में बढ़ता है, किनारों पर नहीं बढ़ता ना। से हवा देते हैं तो उधर दोनों से। हाँ, वो समझ में नहीं आया तो मान लो नाली से पानी बह रही है, देखते हैं ना, पाइप वगैरह से खेत वगैरह पलाते हैं तो पानी नहीं भगते रहते हैं। घर ही का पाइप कहीं फूट जाए तो यहाँ पे ऐसा डालोगे तो इधर से भागेगा, या ऐसा किए तो इधर से भागेगा। देखे ना, कोई भी है ना, पाइप से पानी बह रही है, टिपे से कहीं पे छोटा सा छेद हो गया, है ना, तो क्या होता है? सभी उनकी कोई दिशा नहीं होती, ऊपर भी जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है ना। उसकी कोई नीचे की ओर तो होते ही नहीं देखना, पाइप फटेगा तो हमेशा उसकी दिशा, है ना। तो ये सभी दिशाओं में।
लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ने पर लकड़ी का आभासी भार। क्या लिखे? लकड़ी का, समान रहेगा। देख रहे हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ने पर क्या? लकड़ी का आभासी भार। अब क्या करोगे? आभासी भार का सूत्र निकालोगे, W हो गया। W बराबर क्या होगा? एक आया mg, समझ में आ गया। अब m बराबर क्या है? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व 4/3 पाई r का पावर क्यूब, है ना, इंटू d और इंटू g, है ना। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है पहला। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करता है? त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। और किसके ऊपर निर्भर करता है? घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया। और किसके ऊपर निर्भर करता है? त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है, मतलब आकार के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? उसके ताप पर निर्भर नहीं करता। तो समझ में आ गया। कौन सा प्रश्न बोले एक बार फिर? हाँ, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैर, जल का ताप बढ़ाने पर, समझ में आ गया। लकड़ी का आभासी भार क्या रहेगा? समान रहेगा, अपरिवर्तित, मतलब रहता इसमें तो समान रहेगा। अगर वो ऑप्शन रहता है? बोल ना। इसमें वो नहीं आया, मतलब वो ताप पर निर्भर नहीं करता। कम करोगे ज्यादा करोगे, समझ में आ गए। जो नहीं आता उसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। किसी भी सूत्र में ना जो नहीं आता, देखते हैं ना सूत्र कैसे बनाते हैं, नहीं बनाए थे अभी, देखे पी और ए को ले लिए, बाकी नहीं आया, मतलब वो क्या है? सब कांस्टेंट है। और बोल। इतना बनाए। अब उसके बाद झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब, झील पर तली की दाब का 2/3 है। झील की गहराई होगी। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? कुछ अतिरिक्त ये नहीं बनने वाला था ना, समझ में आ गया। और वैसे लिखे हैं तो याद रखना ना। देखो, झील की तली पर दाब लिखते जाना ना, समझाते हुए लिखा रहा हूँ ना। झील की तली पर दाब, झील की तली पर दाब बराबर लिखते जाना ना, P0 प्लस HDG। P लिखूंगे, G लिखूं, चलेगा, है ना। HDG हो गया। फिर क्या लिखता है? झील की आधी गहराई पर दाब, झील की, हाँ दूसरा लिखो, झील की आधी गहराई पर दाब। ये सूत्र है जी ना, P0 बराबर H/2 आधी गहराई बोला तो H को क्या बोल दिया गया? H/2G हो गया। ये आया, सूत्र आया ना। अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न अनुसार, प्रश्न को एक बार पढ़े। सूत्र आ गया ना। क्या लिखा है? तली की, क्या है? झील की तली पर जो दाब होता है वो झील की अधिक गहराई पर दाब का 2/3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? P0 प्लस H/2DG बराबर 2/3 P0 प्लस HDG। अब इस सूत्र को हल कर, HDG है ना। इस सूत्र को हल करने के बाद अपन को निकालना क्या है? H निकालना है, H। ठीक हो गया ना। तो हल करते जा रहे हैं एक बार ना। P0 बराबर, लास्ट में एक सूत्र निकाल लेंगे ना, HDG/2 बराबर 2/3 P0 माइनस 2/3 HDG हो गया। फिर क्या हो जाएगा?
एच डी जी बाई 2 हाँ, प्लस 2/3 HDG यस सर। और यहाँ पे आया 2/3 P0 माइनस P0 हो गया। हाँ, फिर क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आया 3HDG प्लस यहाँ पे क्या आया 2HDG। ठीक चल रहा है ना। वहाँ माइनस कैसे हो? फोर एक मिनट ना, पर सेकंड। हाँ ला रहा हूँ मैं ना। 2 3 6 3HD 3 दूनी 2 दूनी 4HD है। वो वाला अब बता रहा हूँ ना, ठीक हो यहाँ पे 2/3 है ना, ये माइनस हो जाएगा। HDG। एक मिनट ना, अभी प्लस है, इधर आके क्या हो गया, ये माइनस। माइनस हो गया। ये प्लस है, इधर आके क्या हुआ, माइनस हो गया। समझ में आ गया, हाँ। ठीक है यार। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या आया, 3 आया, यहाँ पे आया 2P0 जी, और यहाँ पे आया माइनस प्लीज। 3P0 हो गया। फिर कितना आया, माइनस HDG बाई 6 आया, इक्वल टू आया माइनस P0 बाई 3 आया। ये 3 से कटा है 2 और माइनस माइनस कटा। फिर आया H अपना टारगेट है 2P0 बटा DG। इतना हल होने के बाद अब गणित में आओ, मैं 2 लाइन में बना दी हूँ है शॉर्टकट। ना, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है पता है, 2P0 का मान अपने को पता नहीं है। ये तली पर दाब क्या होता है तो मैं लिखाया हूँ, इसके पहले 1.013 गुणित 10 का घात 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो दिया है उसमें दशमलव वाला नहीं आया, इसलिए 1.103 लिखा है ना। दशमलव के बाद वाले अंक को क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया है। क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 10⁵ लिखाया हूं ना, लिखाया हूं मैं, ये है ना। ये घना क्या है, ये दाब का मान है। फिर देखो D लिखा है, D क्या होगा, ये भी लिखे, पानी का जो घनत्व होता है ना वो 10⁵ होता है। कितना होता है, 10⁵, और G का मान डाले 10 और ये बराबर आया 20। बराबर क्या आया, 20। अब जिसमें दिया होगा ना, मीटर में दिया होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या, मीटर में। कोई भी अगर छोटा गणित दिखेगा ना, छोटा गणित दिखेगा, लेकिन गणित छोटा, क्या बोल रहे सर? डी हाँ। डी डेंसिटी पानी का घनत्व है, अच्छा 10 10 का घात 3। सर यहाँ 3 कैसा है मेरे को समझ नहीं। लघुत्तम निकाले जी, अच्छा हाँ, ठीक है। 3 बटा 1 है, 3 और 1 का लघुत्तम निकाले तो नीचे 3 आया। हाँ 10 का घात 3 ना। ये मान कहने मतलब जानना चाहिए, है ना, ये मान जानना चाहिए ना, लिखाया गया है। पहले हर जैसे जी का मान नहीं देता ना, जी का मान हम जानते हैं तो फट से लिख देते हैं, ऐसे ये मान सब जानना चाहिए, बता रहा हूँ। बताया तो लिखे हैं, देख कल का 1.013 गुणित 10 का घात 5 लिखा हुआ कहीं पे, दाब का मान। सबसे पहला पेज लिखा है ना, तो क्या वायुमंडलीय है ना, है ना। तो क्या है अपना ऑप्शन, यहाँ पे दशमलव में कोई नहीं आया है, इसलिए 1 दशमलव के बाद का जो अंक है ना उसको क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। 1.013 बहुत छोटी राशि, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे। समान त्रिज्या की 2 बूंदें वायु में गिर रही हैं। उनके क्रांतिक वेग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यदि बूंदें परस्पर जुड़ जाए तो क्रांतिक वेग होगा। हाँ, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट एक बार ला के देखो।
है ना, इतने छोटे बूंद मिलकर इतनी बड़ी बूंद बनाती है तो उसका आधा बन जाएगा। उसके बाद क्रांतिक वेग और किसका रिलेशन है? त्रिज्या का, मतलब त्रिज्या लाना है कुल मिला के, है ना। हो गया ना ये, बिठा दो नहीं, समझ में आया? पढ़े 2 बार पढ़ो तो और प्रश्न ना दिमाग में घुसा रहेगा तो और ज्यादा समझ में आएगा ना, क्योंकि प्रश्न के आधार पर ही यहाँ पे लिखा जाता है। है ना, समान त्रिज्या की 2 बूंदे आपस में मिलकर फिर क्या करेंगे? समझ में आ गया होगा। रिलेशन लाएंगे किससे? क्रांतिक वेग से। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? देखो मैं याद करा रहा हूँ, ये सूत्र आया था r का पावर 3 इक्वल टू n r का पावर q। नहीं याद आया? है ना, तो ये r बराबर 3/2 याद आया ना। क्या चीज है? बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का आयतन, n है ना 4/3 पाई r का पावर q। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? r का पावर क्यूब इक्वल टू 2, है ना, n के साथ पे 2 रख दिए और यह है r का पावर क्यूब। तो ये r बराबर क्या करेंगे? तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? है ना 1/3, है ना 1/3 और इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? p इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र मिलेगा v1 बटा v2 बराबर r1 का वर्ग बटा r2 का वर्ग। इस फॉर्म में फिर, है ना, एक को छोटा r मानेंगे, एक को बड़ा r, जैसा अनुपात जैसा प्रश्न पूछा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब आगे मैं हल कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया? तो r बराबर क्या है? 2 का पावर 1/3 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये सूत्र याद रखना, पढ़ डाले हैं हम, है ना, इतने बड़ी बूंद मिलकर। हाँ बोल पढ़ डाले हैं ना। अब अभी क्या पढ़े? यहाँ पे सीमांत वेग, क्रांतिक वेग किया है यहाँ पे। कौन सा? ये तो 2 बूंद है, प्रश्न में दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4-5 बार पढ़ो, प्रश्न ध्यान में तो रहे। जो गणित यहाँ पे बनाया जा रहा है वो ध्यान में रहे। नहीं तो बताया ना, ये भौतिक है, मैं रोज बोलता हूँ ना, इसलिए प्रश्न को, भौतिक का उत्तर कठिन नहीं है, प्रश्न कठिन है ना। नहीं बोलते हैं, रोज बोलते हैं, कई बार बोलते हैं इसको। अब जिसको बता रहा हूँ प्रश्न 2 कहाँ से आएगा बोलेंगे तो कहाँ बनेगा, है ना। दिया है 2, हाँ, 2 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है ना। देख मैं भूल जाता हूँ उसके बाद। हाँ, तो क्या आया? पूछा क्या है अपने को प्रश्न में? फिर देखो एक बार, फिर देखे। क्रांतिक वेग पूछा है और क्रांतिक वेग दिया है। तो बड़ी बूंदे यदि बूंदे परस्पर जुड़ जाए तो क्रांतिक वेग। हाँ। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? मतलब बड़ी बूंद का क्रांतिक वेग पूछा है रे, ये बता रहा हूं मैं। तब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, v2 बटा v1 ना बराबर r का वर्ग बटा r का वर्ग। समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करेंगे? v2 बराबर 2 1/3 r का वर्ग, नीचे क्या आया? r का वर्ग आया। ठीक है, फिर क्या हुआ? v2 बटा v1 बराबर, क्लियर, 2 × 2/3 इंटू r का स्क्वायर बटा r का स्क्वायर से कटा। तो वहाँ v2 v1 का अच्छा निकालना है इसीलिए। हाँ, पावर का मल्टीप्लाई होता है ना। नहीं वो नहीं, वो v2/v1 कैसे कर दिए? क्रांतिक वेग है ना, 2 वेग नहीं है। वो तो है, लेकिन तो उस टाइम तो v1 बटे v2 इक्वल टू a कर ले तो ये उल्टा हो जाएगा। सर एक वेग का मान दिया है तो करेंगे अभी, प्रश्न के आधार पे इसको लिखा, v1 बटे v2 करेंगे तो ये नीचे रहेगा।
पूछा V2 है ना, हाँ, इसलिए V2 को ऊपर रखा हूँ। हाँ, समझ में आ गया ना, पूछा V2 है इसलिए रखा। लास्ट में वही करता मैं तो एक सूत्र लाते हैं, मान बाद में रखता ली ये है ना, इसको नीचे भी करता तो पहले मैं सूत्र ही लाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं रखते जा रहा हूँ। हो गया। अब क्या हो गया, ये V2 इक्वल टू, समझ में आ गया, P1 इंटू 2 का पावर 2/3। फिर कितना है बोलो, P1 का मान 5 सेंटीमीटर है ना, इंटू 2 का पावर, एक आधा ऑप्शन है क्या ऐसा, कहाँ पे मैं डिस्टर्ब, 5/√2 है। हाँ हो गया, हाँ। तो ये आंसर आया है ना। दो दूनी ये दे दे, एक लाइन और बढ़ा देना, 5 2 दूनी 4 हो गया, 4 का घात 1/3 ऐसा लिख लीजिए। हाँ, तीसरा जल से पूरा बोल। जल बोलिए, ये पूरा ही लिखा है ना क्वेश्चन, थोड़ा जल से पूरा भरा आयताकार है ना, आयताकार पात्र तली में उपस्थित छिद्र से जल बहने के कारण 10 मिनट में खाली हो जाता है। यदि पात्र आधा भरा हो तो इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? कितना लाए, एक आयताकार जल से पूरा भरा है ना, तो छिद्र से जल बहने के कारण 10 मिनट में खाली हो जाता है। क्या है, खुद पढ़ लो। खुद नहीं लिखो नहीं, इसलिए दोबारा हाँ चल पढ़ डाले। तो 5 मिनट में खाली हो जाए। जबकि है ना, हो गया, उठा दूं ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। बताइए सर। हाँ, ठीक। अब देखो कल फिर मैं ये सूत्र का उपयोग किया था मैं, समय वाला है ना, क्या दिया गया है, एक ऊंचाई तक खाली होने में लगा समय, याद आ गया, एक ऊंचाई तक खाली होने में लगा समय t बराबर √2h, तो 2√2h/t कल मिला ना, ये उसको भूल जा, वो नहीं आ रहा है प्रश्न में, समझ में आ गया ना, जो दिख रहा है उसको बचा ले, हो गया ना। अब उसके बाद क्या लिखता है, फिर प्रश्न को पढ़ी, फिर क्या प्रश्न में लिखता है, आधी ऊंचाई तक इस टी का मान दिया है, मतलब T1 बराबर दिया है, समझ में आ गया। अब दूसरा सूत्र लिखो, h/2 ऊंचाई तक खाली होने में लगा समय, T2 बराबर हाफ हो जाएगा, h/g लिख दो चलेगा ना, है ना, आधा हो गया वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र बना ले, अब T1/T2, T1/T2, सर यहाँ 2 क्यों नहीं लेंगे सर? h/2 है ना, h/2 है ना, ये आधा हो गया, हाँ, तो नीचे में तो h कट जाएगा। हो गया ना, ठीक चला ना। जी सर। अब दोनों को बचा ले तो क्या बचा, देखो फिर ध्यान से देखो, एक में 2 का भाग दोगे, h/h कट जाएगा, √2 ऊपर में बच जाएगा, हो गया। अब क्या दिया गया है, T1 दिया है ना, 10 मिनट ना,
और T2 याद करना है, तो T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर T1 बाई √2। T1 का मान रखो 10 मिनट, यहाँ पे √2 का मान 1.41, ठीक है। अब भाग दो, है ना, इसको 1000 बन जाएगा, ये 141 आएगा, है ना। 6 डेढ़ 9, मतलब 7 बार जाएगा। ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, और 7 एकम 7, 7 2 9, ये बचा 13, 7.0। समझ में आ गए, है ना। ये आएगा 7 मिनट, 7 मिनट हो गया। एक और बोल, हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पाइप का व्यास D1 सेंटीमीटर एवं बड़े पाइप का व्यास D2 सेंटीमीटर है। यदि छोटे पिस्टन पर बल F1 लगाया जाए तो बड़े पिस्टन पर बल होगा। कितना लाए, देखो क्या, वहाँ पे आके देखा करो हम कैसे बनाए D1 ना, जो भी बनाए होंगे उसको देखा करो, गलत रहे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा सोच तो ठीक है, तो वहाँ पे हम गलत कहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पेन चलाओ, गलत बनता है तो भी लिखो, है ना। हम कहाँ तक पहुँचे हैं पता तो चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे थे, थोड़ा सा गलती हो गया, है ना, ये सब पता चलता है। हाँ, पढ़ डाले, देखिए प्रश्न हो गया। हाँ हाँ, क्या आएगा, F2 is equal to D2 square बटे D1 के स्क्वायर into 1/8। हाँ यही आएगा, ठीक है। अब बना के देखते हैं, ठीक है। तो बताओ ना, बना के देखेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, पहले देखिए ना, D1 दाब आया है, बल और व्यास को बचाना है, दिखाई दिया ना। और साथ में क्या दिया है, प्रेस के छोटे पाइप का व्यास, बड़े पिस्टन का व्यास, छोटे पिस्टन का बल, तो बड़े पिस्टन आ रहा है। मैं पास्कल का नियम बताया था, क्या बताया था, पास्कल का नियम ना। तो हम सूत्र आए अपने पास, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। पास्कल के नियम में दाब क्या रहेगा, समान रहेगा, तो कांस्टेंट हो गया। अब अपने पास सूत्र क्या आया, बराबर F2 बटा F2, क्योंकि पास्कल का नियम मान लो F1 मान लिए, और मान ली इसको क्या मान लिए, F2। ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा ना, मैं समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। पास्कल का नियम क्या बताता है, P1 बराबर P2, हो गया। तब आया क्या, F1 बटा A1 बराबर F2 बटा A2, हो गया। और यहाँ पे अब दाब को ऐसे मैदान से बाहर करना है, प्रश्न में दिख ही नहीं रहा। अब आया F1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर बराबर F2 बराबर पाई R2 का स्क्वायर, हो गया। अब पूछा क्या है, प्रश्न पढ़ो, यदि छोटे पिस्टन पर बल F1 लगाए तो बड़े पिस्टन पर, मतलब F2 पूछा है ना। तब क्या हो जाएगा, F2 बराबर, हो गया, F2 बराबर R2 का वर्ग ऊपर गया, R1 का वर्ग नीचे रह गया, हो गया, और साथ में F1 इंटू F1, आंसर आया ना, है ना। अब उसको रेडियस को बदल लेना, व्यास दिया है तो डी लिख लेना, उसको डी कर लेना, है ना। हो गया, सूख जाता है। कितना टाइम हुआ, 816। बस बंद करें आज, पार्ट नया पार्ट पढ़ेंगे कल ना। ताप मिट्टी काफी सारे हम कैलोरी में, कितना चैप्टर बन गया सर? 6 चैप्टर है ना, 10 फरवरी तक हो जाएगा ऐसा लग रहा है। एक सप्ताह में कर देंगे सर। कर ही रहा हूँ, देख तो रहे हो, सर सुनिए। मैं तो क्या नहीं करता है।